अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉम्पिटिटिविया एकेडमीज़ प्लेटफॉर्म। मैं हूं आबिद हुसैन और यहां पर मैं बिल्कुल लेटेस्ट पेपर लेकर आया हूं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए था या चीफ ऑफिसर क्लब पेपर था। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अलोंग विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये बिल्कुल रीसेंट पेपर है जो कि 27 अप्रैल 2025 को हुआ है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जी, दैट इज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड। तो ये इसको कहा जाता है कोल गैस। यहाँ पर एडिशनली कुछ इन्फॉर्मेशन शामिल की है जी। एक कोल क्या होता है? कोल तो डेफिनेटली एक सॉलिड फोसल फ्यूल होता है जिसको वेरियस पर्पजेस के लिए यूज किया जा सकता है। सेकंड इज कोल गैस जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है जी। तो ये मिक्सचर होता है यूजली हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये प्रोड्यूस होता है जब इस कोल को जलाया जाता है तो तब ये कोल गैस प्रोड्यूस होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, इसमें एडिशनली सीएनजी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को कहते हैं और इसमें मोस्टली मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू रिड्यूस टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स? दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको शामिल किया है। इसकी फाउंडेशन डेट है 1 जनवरी 1995 को। ये याद करने वाली चीज़ है। सेकंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है जी। इसके मेंबर्स 164 हैं और इसकी जो करंट हेड है, डायरेक्टर जनरल है, वो एक फीमेल है और उनका तल्लक जो है वो अफ्रीका से है। तो ये ओनली अफ्रीकन वुमेन है जिनका नाम यहाँ पे गिवन है, जिसने अभी तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया है। नेक्स्ट है जी, इसके पर्पस क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के? तो वेरियस पर्पसेस हैं जिसमें से एक पर्पस उसने यहाँ पर पूछा था पेपर में। तो इसके जो पर्पसेस हैं उनमें एक प्रमोट फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड है। सेकंड, रिड्यूस टैरिफ्स, कोटाज एंड अदर बैरियर्स। तो यहाँ पर भी इसी के मतलब क्वेश्चन था। और जो ये काम करती है, ये फोरम प्रोवाइड करती है इंटरनेशनली टू ट्रेड निगोशिएशंस एंड इसके अलावा कुछ ट्रेड डिस्प्यूट्स को भी की सेटलमेंट का भी काम करती है और हेल्प करती है डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो अपनी ट्रेड कैपेसिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट अब्बासिड्स कैपिटल वाज? तो ये था जी बगदाद। ये ऑप्शंस में जो ऑप्शंस गिवन थे उनमें बगदाद है। यहाँ पे एडिशनल जो हमने इंफॉर्मेशन शामिल की है उसमें ये शामिल की है कि जब खिलाफत राशिदून थी उसमें जो कैपिटल था वो मदीना था। उसके बाद फिर दमिश्क कैपिटल बना उमैयद कैलिफ में। लेकिन उसने यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो अब्बासिद कैलिफ से मतलब क्वेश्चन है। तो इसका जो सबसे पहला कैपिटल था वो अल हाशमिया था, लेकिन ये ऑप्शन गिवन नहीं था। तो अगर ये ऑप्शन नहीं था तो फिर अब्बासिद कैलिफ खिलाफत का जो कैपिटल था फर्स्ट वो बगदाद है। तो ये बेस्ड अपॉन ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द फर्स्ट कैलिफ हु इस्टेब्लिश्ड द करेंसी इन उमैया? उमैया के अंदर कौन सा कैलिफ था जिसने सबसे पहले करेंसी को इस्टेब्लिश किया? वो था जी अब्दुल मलिक इब्ने मरवान। वहाँ पे मरवान वाला ऑप्शन भी था लेकिन अब्दुल मलिक का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर था। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमने गिवन इसके मतलब दी है जी। वो ये है जी, उसने दिनार या फिर दिरहम को जो उमैयद कैलिफ था जिसने ये करेंसी को इस्टेब्लिश किया वो दिनार था। और उमैयद डायनेस्टी के मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शामिल की है कि ये 661 से लेकर 750 तक रही है। और ये इसकी एक जो ब्रांच है वो स्पेन में भी थी, लेकिन मेनली जो खिलाफत थी वो 661 से 750 तक थी। और इनके फाउंडर थे मुआविया इब्ने अबी सुफियान। ठीक है जी। और उसके अलावा यहाँ पे जो मरवान टू था ये इसका लास्ट कैलिफ था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आया भी हुआ है प्रीवियस पेपर्स में कि ये जो अब्बासिस थे उन्होंने टेक ओवर जब किया इसको उमैयद को, तो उन्होंने कौन सी बैटल से इसको टेक ओवर किया था? तो वो बैटल ऑफ जब थी जिससे उन्होंने अब्बासियों ने इस पर कब्जा किया खिलाफत पर। ठीक है जी। और स्पेन के अंदर भी इनका रूल रहा है और वहाँ पे इनके फाउंडर थे अब्दुल रहमान वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पावर पॉइंट, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड कॉल्ड। पावर पॉइंट के अंदर एक स्लाइड के ऊपर मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है उसको एनिमेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे एनिमेशन टैब की कुछ पिक्चर भी गिवन है, तो इसमें भी जो है वो उसका एनिमेशन टैब और उसमें क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं ये गिवन है, इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आते होते हैं कि एनिमेशन टैब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, उनके मतलब क्वेश्चन आता होता है। यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने शामिल की है उसमें ये शामिल किया है कि जो एनिमेशन और ट्रांजिशन में फ़र्क क्या है जी। एनिमेशन जो होती है ये एक स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इफ़ेक्ट्स जो अप्लाई होते हैं, जिस तरह मूवमेंट होती है ऑब्जेक्ट्स की, टेक्स्ट की, इमेजेस की एक सिंगल स्लाइड के ऊपर, तो उसको एनिमेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें ये है कि स्लाइड के ऊपर ही जो टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी मूवमेंट होती है। सेकंड जो है वो ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन होती है ये जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर हम मूव कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर स्लाइड के ऊपर किसी तरह की मूवमेंट हम चलाते हैं तो वो ट्रांजिशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द नेम ऑफ पीएई's होटल इन न्यूयॉर्क। तो वो द रोजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क के अंदर, यहाँ पे उसकी पिक्चर गिवन है। ये होटल जो है ये इसकी लोकेशन यहाँ पर गिवन है और ये ओनर है इसके पीआईए, और इसकी इजाफी इंफॉर्मेशन ये है कि पीआईए ने इसको 2000 के अंदर अक्वायर किया था और जॉइंट वेंचर के तहत इसको अक्वायर किया था। और इनके साथ जो थे वो प्रिंस खालिद थे, प्रिंस फैसल थे, जिन्होंने मिलकर पीआईए के साथ इस होटल को ख़रीदा था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ जी, पीआईए ने इसको सोल ओनर के तौर पे मुकम्मल तौर पे ख़रीद लिया था। और इसकी जो ओपनिंग डेट है इस होटल की, और इसके आर्किटेक्ट और इसका स्टाइल और इसके टोटल रूम्स कितने हैं, वो सारी तफसील यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कमांडर इन चीफ हु डिनाइड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ऑन कश्मीर इशू। तो कमांडर इन चीफ जो थे जिन्होंने कायद-ए-आज़म को इनकार किया था कश्मीर के अंदर इन्वेड करने में, कायद-ए-आज़म ने कहा था जी यहाँ पे अपने कमांडर इन चीफ से कहा था कि यहाँ पे हमला करें कश्मीर में, जब इंडिया उसके ऊपर काबज़ हो रहा था। तो ये डोगलस ग्रेसी था जिसने इनकार किया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को। तो इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन हमने शामिल की है जी। ये ओवरऑल सेकंड कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी थे, और 1947 के अंदर जब कश्मीर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो जिन्नाह क्या चाहते थे कि ये असिस्ट करें पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो कश्मीरी जो फ्रीडम की मूवमेंट थी उसको असिस्ट करें। लेकिन इस बंदे ने एक्शन नहीं लिया और इनकार कर दिया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को, और इसकी वजह से जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी लाइक जिन्नाह और मिलिट्री लीडरशिप, उनके दरमियान जो टेंशन्स थी वो बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच इंडियन हिंदू लीडर प्रोफेसर क्लियरली स्टेट्स दैट इंडिया हैज़ इलीगली ऑक्यूपाइड द कश्मीर। तो ये जी निवेदिता मेनन, ये एक फीमेल हैं जिन्होंने जो ये क्लियरली स्टेट करती हैं, कहती हैं कि जो इंडिया का ऑक्यूपेशन है कश्मीर के ऊपर वो इलीगल है। ठीक है जी। इनकी कुछ तफसील यहाँ पे गिवन है कि ये पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। ठीक है जी। और स्टेटमेंट जो है इनकी कश्मीर पर वो यही है कि जो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में पूछी हुई है कि इंडिया कंट्रोल ओवर कश्मीर इज़ इलीगल। इंडिया का जो कश्मीर के ऊपर कंट्रोल है वो इलीगल है। ठीक है जी। और ये चाहती है कि इस मसले को जस्ट सोल्यूशन की तरफ लेकर जाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ लॉस। लॉस का सिनोनिम क्या है जी, डिटेस्ट। और यहाँ पे एडिशनली कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। लॉस का मतलब क्या होता है, इंटेंसली हेट करना। ठीक हो गया। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है, मैंने यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स प्रोवाइड किए हैं। एबोर भी होता है, डिटेस्ट होता है, हेट होता है, डिस्पाइज होता है, रिवाइल। तो ये कुछ सिनोनिम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेट मीन्स। तो स्टेट क्या हो सकती है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर बनता है। तो यहाँ पे स्टेट और नेशन के वर्सेस कुछ कंपैरिजन भी मैंने दिया है कि स्टेट वो होती है जिसका इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी होती है, उसकी जियोग्राफिक बाउंड्रीज होती हैं, जबकि नेशन जो होती है
वो सेम कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन और हिस्ट्री वगैरह को शेयर करते हैं, तो वो एक नेशन है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट होती है उसकी अपनी बाउंड्री होती है। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है जी, स्टेट क्या होती है, ठीक है जी। उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट भी पाई जा सकती होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकती है और पार्लियामेंट भी एज अ कंपोनेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेज वर्दी सिनोनिम। प्रेज वर्दी का सिनोनिम क्रेडिटेबल या क्रेडिबिलिटी टाइप, इसका जो राइट आंसर बनता है वो यही है। तो यहाँ पे कुछ इसके सिनोनिम्स गिवन हैं जी, कमेंडेबल हो सकता है, लाउडेबल हो सकता है। तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं, इनको ज़रूर रीड कीजिएगा बेटर जो लर्निंग है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म फॉल्स सीलिंग रेफर्स टू। फॉल्स सीलिंग का मतलब होता है जी सीलिंग बिलो द मेन सीलिंग। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका आंसर ये भी दे रहे हैं कि टू कूल टेम्परेचर के हवाले से एक ऑप्शन था, तो उसके लिए भी इसका आंसर बता रहे हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसने इसका जो है वो पर्पज़ नहीं पूछा था कि फॉल्स सीलिंग का पर्पज़ क्या हो सकता है। फॉल्स सीलिंग के पर्पज़ में मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, लाइक कंसील करना भी हो सकता है कि वहाँ पे जो वायरिंग हो सकती है, पाइप्स वगैरह, उसको कंसील करना इसका पर्पज़ हो सकता है। इंसोलेशन को इम्प्रूव करना इसका पर्पज़ हो सकता है, लाइक रूम को की कूलिंग के हवाले से। तो बहुत सारे लोग इसी को आंसर कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये नहीं है। ये इसका एक पर्पज़ हो सकता है फॉल्स सीलिंग का, लेकिन उसने पूछा था इस टर्म का मतलब क्या है, मीनिंग पूछा था, रेफर टू। तो इसका मतलब होता है सीलिंग बिलो द मेन सीलिंग, ठीक है जी। तो इसके वेरियस पर्पसेस भी यहाँ पे गिवन हैं, तो इसका मतलब क्या होता है ये भी यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट एडमिरल ऑफ पाकिस्तान नेवी। पाकिस्तान नेवी के जी फर्स्ट एडमिरल का नाम पूछा हुआ था, तो जेम्स विल्फ्रेड जेफर्ड, ये पहले कमांडर इन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। ये फर्स्ट एडमिरल नहीं थे, लेकिन ऑप्शंस में सिर्फ यही बंदा गिवन था, लिहाजा यही इसका राइट आंसर है। तो ये इस बंदे की पिक्चर है। तो ये जो थे पहले कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान के 1947 में। तो इनका टर्न्योर जो है वो फाउंडेशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो फर्स्ट एडमिरल हैं, जो एडमिरल के रैंक पर प्रमोट हुए 1972 में, वो थे जी एडमिरल अफजल जान। तो इस बंदे का भी नाम जहन में रखना है, कभी इस बंदे का नाम आएगा इसकी जगह पे तो यही राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायद-ए-आज़म प्रपोज्ड हाउ मेनी अमेंडमेंट्स इन नेहरू रिपोर्ट। तो कायद-ए-आज़म ने टोटल 3 अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर। तो वो कौन कौन सी अमेंडमेंट्स थी? एक तो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स चाहते थे कायद-ए-आज़म मुस्लिम्स के लिए, और सेकंड कायद-ए-आज़म चाहते थे फुल रिलीजियन फ्रीडम फॉर ऑल कम्युनिटीज़, और थर्ड था जी प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटीज़ इन प्रोविंसेस। ठीक हो गया जी। तो ये 3 अमेंडमेंट्स थी जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रपोज की थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर। मोर एवर हम कह सकते हैं जी नेहरू रिपोर्ट जो है वो मार्च 1928 के अंदर आई थी और मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है ए बी कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, ए बी सी कैन डू 8 डेज इन 8 डेज एंड सी अलोन कैन डू। ठीक है जी। तो ये 24 डेज में ये जॉब अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है जी इसका सोल्यूशन गिवन है। अगर ए एंड बी 12 डेज में अपनी जॉब कंप्लीट कर सकते हैं तो उनका जो कंबाइंड रेट होगा वो 1/12 होगा। ए बी एंड सी जो है वो 8 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं तो उसका जो रेट है 1/8 हो सकता है। और देन हम ये कह सकते हैं कि ए बी से जो ए बी सी का जो टोटल कंबाइंड वर्क है उसमें से हम माइनस कर देंगे ए बी के काम को, तो रिजल्टेंटली 1/24 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर बनता है 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द नरेशन। दे सेड वी विल गो लंदन नेक्स्ट वीक। तो ये नरेशन का क्वेश्चन था जी। तो ये चेंज होगा दे सेड दैट दे वुड गो टू लंदन द फॉलोइंग वीक। तो यहाँ पर इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन गिवन है कि डायरेक्ट स्पीच ये थी। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसका टेंस चेंज होगा। टेंस इसलिए चेंज होगा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में दे सेड है तो ये पास्ट है, तो इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसके अंदर जो विल है वो वुड के अंदर चेंज हो जाएगा।
इसके अलावा इसका प्रोनाउन चेंज होगा, जो वी है वो सब्जेक्ट को देखकर चेंज होगा जो कि दे है, तो यहाँ पर वी जो है वो दे के अंदर चेंज हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है वो फॉलोइंग वीक के अंदर चेंज हो जाएगा और कोटेशन मार्क्स रिमूव करने के बाद इसका फाइनल जो है वो डायरेक्ट स्पीच जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे रिपीट हो गया। तो इनडायरेक्ट इसकी स्पीच ये बन जाएगी, दे विल सेड दैट they said that they would go to London the following week. Next question है जी, change the narration. He said, "What a beautiful day." He exclaimed with wonder that it was a beautiful day. तो ये भी उसी तरह से जब पास्ट में रिपोर्टिंग स्पीच है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस है वो चेंज होगा। टेंस के अंदर सेड की वजह से जो है वो थोड़ी सी चेंजेस आएगी कि वो वॉज में चला जाएगा ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे जो है इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे में चला जाएगा। और चूंकि ये एक एक्सक्लेमेशन है कि उसने एक हैरानगी का इजहार किया है तो इसलिए एक्सक्लेम्ड विद वंडर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे पुट थिंग्स बिहाइंड द कर्टन। अच्छा जी, जो बिहाइंड होता है ये प्रेपोजिशन है और ये यूज़ होती है वेरियस पर्पसेस के लिए, जिनमें एक लोकेशन या पोजीशन को पॉइंट आउट करने के लिए भी यूज़ होती है। जिस तरह इसकी एग्जांपल है, द कीज आर बिहाइंड द सोफा। इसी तरह काज और रीज़न के लिए भी यूज़ हो सकती है जी, कि किसी काम को शो करने के लिए उसकी रीज़न के तौर पे, लाइक व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड हर डिसीजन। नेक्स्ट ये है कि सपोर्ट एंड असिस्टेंस के लिए भी इसका यूज़ हो सकता है, ही इज़ पर्सन बिहाइंड द सक्सेसफुल कैंपेन। तो टाइम को डिनोट करने के लिए भी यूज़ होती है, लाइक वी आर बिहाइंड शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर स्लाइड शो फॉर बिगिनिंग। तो दैट इज़ F5। पावर पॉइंट के अंदर F5 जो है वो शॉर्टकट की है जो कि स्लाइड को बिगिनिंग से शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे वेरियस शॉर्टकट कीज़ दिए हैं पावर पॉइंट के जो कि कंट्रोल के साथ चलते हैं और उनके पर्पसेस क्या हैं, वो क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो सारी यहाँ पे लिस्ट गिवन है। इसको ज़रूर रीड आउट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है फॉर बेटर प्रिपरेशन। नेक्स्ट है जी, F1 की इज़ यूज़ फॉर, F1 की हेल्प के लिए यूज़ होती है जी। तो यहाँ पे जितनी भी फंक्शन कीज़ हैं और वो किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे गिवन हैं। ये सारी की सारी ही याद करना ज़रूरी है। इनमें बहुत ज़्यादा जो पूछी जाती हैं पेपर्स में वो F1 की है, इसके अलावा F2 और F3 की बहुत बार पूछी जाती है, F4 भी, F5। एंड जो F5 का जो जनरल यूज़ है वो तो रिफ्रेश है, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर ये स्लाइड को बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जी है जी इनका एक इम्पॉर्टेंट है F7 की, ये स्पेलिंग और ग्रामर वगैरह को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज फॉर स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। तो वो F5 है। ये क्वेश्चन 2 बार था, डिफरेंट तरह से पूछा गया था। तो यहाँ पर कुछ जो कीज़ हैं उनकी इंडिकेशन गिवन है कि फंक्शन कीज़ कौन सी होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती हैं, एस्केप की कौन सी है, टैब। तो ये सारी कीज़ की कुछ इंडिकेशन दी है, क्योंकि हमने पीछे जो है बहुत सारी जो कीज़ हैं उनके बारे में कुछ तफसील पीछे भी देखी है, कुछ आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन कीज़। तो F1, F2, F3 ये सारी की सारी फंक्शन कीज़ हैं। तो यहाँ पे तमाम कीज़ आलमोस्ट जो कीबोर्ड पर होती हैं उनके नाम और वो क्या काम या किस पर्पज़ के लिए बनी हुई हैं वो सारी की सारी तफसील यहाँ पे गिवन है। ये सारा डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ना है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच टैब इज़ यूज फॉर साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पे रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस का यहाँ पे एक ये पिक्चर में शो किया गया है कि रेफरेंसेस टैब के अंदर कौन कौन से सब टैब्स होते हैं। तो साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी जो है वो भी इसी के अंदर पाई जाती है। तो जितने और टैब्स भी पाए जाते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मैरिड टू विच उम्मुल मोमिनीन इन 5th हिजरी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 हिजरी में उम्मुल मोमिनीन के साथ, कौन सी उम्मुल मोमिनीन के साथ शादी की थी। तो वो हज़रत ज़ैनब बिनते जहश हैं। ठीक है जी। तो इनके मुतल्लिक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
वाइव्स हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, उनके मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। एक तो ये गिवन है कि उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो निकाह था वो किस हिजरी में हुआ या किस नबवी में हुआ। दूसरी बात ये है कि उनके साथ कुछ ना कुछ फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। जिस तरह अक्सर पेपर्स में आता होता है कि ज़ैनब बिनते खुज़ैमा जो है, इनको क्या कहा जाता है, इनको इनकी जेनरोसिटी की वजह से पहचाना जाता है, मशहूर है। इनको जो है ना उम्मुल मसाकीन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो उम्मुल मोमिनीन है उनके मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट भी कुछ यही तफसील है, उम्मुल मोमिनीन की मुकम्मल तफसील यहाँ पे गिवन है, ये सारी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईयर ऑफ ग्रीफ इज 10th नबवी। तो ये ईयर ऑफ ग्रीफ जो है 10th नबवी क्यों फेमस है, इसको ईयर ऑफ सॉरो भी कहा जाता है। इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे। एक तो हज़रत अबू तालिब की डेथ थी और हज़रत खदीजा की भी डेथ इसी साल हुई थी। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर्नी टू ताइफ किया था और जो इसरा जो मिराज थी वो भी 10 नबवी में ही हुई थी। ठीक है जी। तो इस टोटल जो हमारा आज का लेक्चर था, इसके पीडीएफ नोट्स हासिल करने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पे इसके पीडीएफ शेयर किए जाएंगे। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि उसको ज्वाइन करें और पीडीएफ नोट्स हासिल करें और जल्दी ही हमारा जो सेकंड लेक्चर है इसी के ऊपर लॉन्ग विद एडिशनल डिटेल्स वो आ जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।